बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चल, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। क्या नाम था उसका? लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम आगे की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो हम दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को साथ में पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बेसिक सा डिफरेंस है छोटा सा, तो वो एक साथ हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहां मैं ले रही हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और यहां मैं बात कर रही हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब जरा मुझे पहले जल्दी से डेफिनेशन बता दो बॉइलिंग पॉइंट की। बहुत बढ़िया, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, और उस पॉइंट को हम बोलते थे बॉइलिंग पॉइंट। चलो बढ़िया, तो देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। कोई भी चीज एलिवेट होती है मतलब कि बढ़ना, तो जब भी मैं वर्ड यूज करूंगी एलिवेशन, उसका मतलब क्या होगा? बढ़ना। ठीक है, इसका मतलब पूरा क्या हुआ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका यही मतलब है। अकेला बॉइलिंग पॉइंट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट है, उसका एलिवेशन है, वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब क्या है? जो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं वो मतलब नहीं है यहाँ पर। डिप्रेशन का मतलब डिक्रीमेंट, डिक्रीज, कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा होगा? वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये दो बातें हमें यहाँ करनी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। हम सॉल्वेंट को लेके ही चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ किस किस के बीच में है? यहाँ पर है आपका टेम्परेचर और यहाँ है आपका प्रेशर। ठीक है, आपके बुक के अंदर भी ये ग्राफ दिया हुआ है जिसको हम फेज डायग्राम के नाम से जानते हैं। किससे? फेज डायग्राम। ठीक है, तो जरा समझते हैं इस फेज डायग्राम को। देखो फेज का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वही है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फेज डायग्राम। तो अगर आप वाटर को देखो तो वाटर एक ऐसा होता है जो कि तीनों फेज में प्रेजेंट होता है। सॉलिड के फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आइस में प्रेजेंट होता है, लिक्विड के केस में हम देखते हैं वाटर, और वेपर के फॉर्म में अगर मैं देखूं तो वाटर वेपर्स, ये किस में हो जाएंगे? गैस में। तो वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि तीनों में यूज हम उसको कर सकते हैं, इसलिए हम वाटर एज एग्जाम्पल लेते हैं इस फेज डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए। आ जाओ, तो देखो मान लीजिए ये आपका कोई प्योर सॉल्वेंट की लाइन है। किसकी है? प्योर सॉल्वेंट की लाइन है। एक ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा, यहाँ आपका है सॉलिड, यहाँ प्रेजेंट है लिक्विड, और ये प्रेजेंट है आपका वेपराइजेशन। ये तीन पार्ट में डिवाइड है, यहाँ है सॉलिड, यहाँ है लिक्विड, यहाँ है वेपराइजेशन। इस लाइन के थ्रू मैं अगर देखूं तो यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, तो ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेगा। यहाँ लिक्विड और वेपर के बीच में देखूंगी तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेगा। यहाँ सॉलिड और वेपर में अगर कंपेयर करूंगी तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आ जाओ, ये मेरा पॉइंट कैसा है? ये पॉइंट तीन फेज को शो कर रहा है, इसीलिए मैं इस पॉइंट को बोलूंगी ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलूंगी? ट्रिपल पॉइंट। ये पॉइंट कैसा है? ये तीन फेज को शो कर रहा है। अच्छा, अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये प्योर सॉल्वेंट का डायग्राम है। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्योर सॉल्वेंट की। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कोई प्रेशर रहा होगा। इस पॉइंट पे मैं अगर बात करूं, यहाँ कोई प्रेशर होगा और ये इतना टेम्परेचर ले रहा होगा एक
प्योर कंडीशन की मैं अगर बात करूं तो, ठीक है। तो इसको क्या बोलूंगी, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, इतना ही होगा ना, ठीक। और यहाँ पर रहेगा कुछ प्रेशर। आ जाओ, ये तो बात हुई किसकी, प्योर सॉल्वेंट की। अब मैंने एक सॉल्यूशन का केस लूंगी इसी ग्राफ में, क्या करूंगी, एक सॉल्यूशन का केस लेती हूँ। अब देखो, जैसे ही मैं सॉल्यूशन का केस लूंगी, हमने देखा था कि एक चीज है प्योर और दूसरा है सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं सॉल्यूट ऐड कर दूंगी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा। मैंने ये बोला एक प्योर सॉल्वेंट है आपके पास, मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ बेटा। देखो, मैंने बोला कि मेरे पास एक बीकर है और उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है, एक प्योर, ठीक है, उसमें पानी और एक प्योर है कंडीशन। वो 100 डिग्री सेल्सियस पर अभी बॉईल हो रहा था, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं गई लैब में और मैंने उसमें NaCl डाल दिया, थोड़ा सा पोटेशियम नाइट्रेट डाल दिया, तो क्या कर दिया मैंने, उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया और एक सॉल्यूशन बना दिया। तो अब जरा मुझे बताओ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज़्यादा होगा, सोचो जरा, क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब कि इंक्रीज होगा। किससे, 100 डिग्री सेल्सियस से कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं सॉल्यूशन का केस देखूं, ठीक है, किसका केस देख रही हूं मैं, सॉल्यूशन का, तो मुझे कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आज ये बात मैंने किसकी करी, ये हमारी बात हो रही है सॉल्यूशन की। तो अभी मैंने टेम्परेचर कितना लिया था, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं देखूंगी अगर इसी पॉइंट पे मैं सॉल्यूशन के टेम्परेचर की बात करूंगी तो क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और अब इस पॉइंट पे मुझे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। ये मान लीजिए आपका है सॉल्वेंट का टेम्परेचर, किसका था, सॉल्वेंट का। अब यहाँ मैं टेम्परेचर बात कर रही हूँ सॉल्यूशन का, जो कि कैसा होगा, 100 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो क्या तुम्हें एक चीज़ दिखाई दे रही है, एक तरफ है ट्रू सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट का है, एक तरफ सॉल्यूशन का है, तो ये जो इसका बीच का पार्ट है वो कुछ डिफरेंस को शो कर रहा है। एक तरफ आपका क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, एक तरफ है आपका सॉल्यूशन। तो इसका ये जो बीच का पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, कुछ डिफरेंस शो कर रहा है, टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस शो कर रहा है, एक 100 है और एक 100 से ज़्यादा है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, इसको हम बोलेंगे डेल्टा T और इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, ये डिफरेंस है, किसका, टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो आप सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस करेंगे या सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को माइनस करेंगे। अगर मुझे डेल्टा TB कैलकुलेट करना है, डिफरेंस निकालना है मुझे बॉइलिंग पॉइंट का, तो किसका ज़्यादा था, किसका ज़्यादा था, सॉल्यूशन का ज़्यादा था, किसका ज़्यादा, सॉल्यूशन का ज़्यादा था, किससे, बॉइलिंग, हमारा जो नॉर्मल है सॉल्वेंट का, उससे। ये TBS आपका क्या शो कर रहा है, TBS आपका शो कर रहा है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, और TB0 शो कर रहा है टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये डेल्टा TB क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, यहां से बन गया आपका ये पहला पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब सुनो,
ये तो केस हुआ किसका, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। देखो यहाँ मैंने लिक्विड से वेपर के बीच में बात करी ना, लिक्विड से वेपर में ही तो कन्वर्ट होता है, उसी को तो हम, तभी तो हमारे वेपर्स बनने शुरू होते हैं, वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट का केस होता है। और इस टाइम पर जो हमारी एनर्जीज लगेंगी उसको हम लेटेंट हीट बोलेंगे, और यहाँ पर जो लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसी भी लिक्विड को वेपर बनने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, हम बोल रहे हैं कि 1 जूल एनर्जी उसको लग रही है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट हो जाएगी। इतनी बात ठीक है। फ्रीजिंग का केस देखते हैं। फ्रीजिंग के केस में आप देखोगे कि पहला जो पॉइंट था वो हमने देखा, मान लीजिए यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इस 1 एटमॉस्फेयर पे ये जो है क्या है, ये किसका पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का। तो यहाँ से मुझे कुछ यहाँ वैल्यू मिलेगी, ठीक है, यहाँ वैल्यू मिलेगी मुझे इस प्योर सॉल्वेंट की। अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, सॉल्यूशन की। यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू मिली, मुझे मिली यहाँ पर TF0, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का, उसकी मिली। अब मैं अगर इसी टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालूं, तो मुझे फ्रीजिंग पॉइंट निकालूं तो कुछ यहाँ मिलेगा, ये किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब मुझे एक बात बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा है या सॉल्यूशन का ज़्यादा है, मुझे प्योर का मिला है इधर, ये है आपका प्योर, ये है आपका प्योर, और ये है आपका सॉल्यूशन का। तो किसका ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, प्योर का। इसका मतलब क्या होगा, मुझे किस में से किसको माइनस करना है, अगर मुझे डेल्टा TF निकालना है तो ज़्यादा किसका है, प्योर का ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो ये आपकी बात आई है किस में, फ्रीजिंग पॉइंट के केस में। इसलिए हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले ज़्यादा थी, सॉल्यूशन में आकर कम हो गई। अगर सेम इसी का एग्जांपल लूँ, प्योर सॉल्वेंट था, पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, मैंने उसमें और सॉल्यूट डाल दिया, और चीज़ डाल दी, अब उसकी जो वैल्यू है वो और माइनस में चली जाएगी, -2, -3, और पीछे की तरफ खिसक गई। इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जैसे ही आप उसमें सॉल्यूट ऐड करोगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम, और बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम देखें, ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ये है 100 डिग्री सेल्सियस, तो एक बात बताओ, जो लिक्विड की लाइफ है वो इंक्रीज होगी इन सॉल्यूशन, liquid life increases in solution, true or false? क्वेश्चन ये है कि लिक्विड लाइफ इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन, लिक्विड की जो लाइफ है वो सॉल्यूशन के साथ इंक्रीज होगी या नहीं। देखो पहले अगर मैं देखूं तो मेरा जो वाटर है वो 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा था और 100 डिग्री पर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब कि 0 से लेकर 100 डिग्री तक मेरा जो लिक्विड है उसकी लाइफ थी, ठीक है। हमारा जो पानी है वो 0 से लेकर 100 डिग्री के बीच में किसी भी टेम्परेचर पे रहेगा, पानी के फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा।
अब क्या हुआ, एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट का, मतलब कि इस 100 डिग्री से भी चीजें कैसी हो गई, आगे बढ़ गई। मान लो 104, 105 एलिवेशन हुआ ना बॉइलिंग पॉइंट में, जैसे ही मैंने सॉल्यूट को ऐड किया। अभी ये बात किसकी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सॉल्वेंट के केस की। अब मैं बना रही हूँ सॉल्यूशन, मतलब कि मैं सॉल्यूट को ऐड कर रही हूँ। जैसे ही मैं सॉल्यूशन ऐड करूंगी, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अब ये लाइफ यहाँ तक हो गई। जैसे ही सॉल्यूट मैंने ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया, फ्रीजिंग पॉइंट और पीछे चला गया, -2, -3 इस तरीके से, मतलब कि ये और खिसक गया। तो अब देखो, क्या इसकी लिक्विड लाइफ बढ़ नहीं गई। जो मेरा वाटर है वो एज अ लिक्विड स्टेट में अब ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, -3 डिग्री से 105 डिग्री तक रह सकता है, ऐसे मान लीजिए सॉल्यूशन के फॉर्म में। जब वो सॉल्वेंट था, अकेला था, खाली था, तब वो 0 से लेकर 100 तक रह रहा था। लेकिन जब वो सॉल्यूशन बना, तब वो और वास्ट डिफरेंस तक लिक्विड के फॉर्म में रह सकता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन देखते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन देखते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लिक्विड की लाइफ है वो इंक्रीज होती है सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आया। तो ये जो छोटा सा आधे लाइन का जो क्वेश्चन है वो इन दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एलिवेशन कैसे हुआ, समझ में आया। डिप्रेशन कैसे हुआ, समझ में आया। ठीक है। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, मैंने उसको बोला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या बोलूंगी मैं, से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, यहाँ से लिक्विड में वेपर में कन्वर्ट हो रहा था तो वेपराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको आप समझ में आ गया ये चीज, चाहे तो नोट डाउन कर लो। आओ जरा अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें। यही था मेन कंसेप्ट, अब तो सिर्फ फॉर्मूला देखना है, अब कोई बड़ी बात नहीं। ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो अब बाकी सारी चीजें अब आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखो, मैंने क्या बोला आपको कि जो डेल्टा टी भी है उसको हम क्या बोल रहे थे, डेल्टा टी भी कब निकल रहा था, जब टी वी नॉट की वैल्यू ज्यादा थी या टी वी एस की, टी वी एस माइनस टी वी नॉट। ठीक है। इस केस में मैंने क्या देखा था कि जो डेल्टा टी एफ है उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, टी वी नॉट, टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस। जितनी बार लिखोगे इसको उतनी बार तुम्हें ये चीजें याद होंगी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी डॉट एम। डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये के बी क्या है, ये है आपका एक कांस्टेंट जिसका एक नाम है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है, एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। बोलोगे क्या गंदा सा नाम है, तो चलो एक इजी नाम बता देते हैं। इजी नाम क्या है, क्या होगा इजी नाम, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, तो ये है इसका फॉर्मूला। और m क्या है यहाँ पर, m है आपका मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। और याद होगा मोलैलिटी क्या होता था, मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किसमें, केजी में। तो इसकी यूनिट क्या होती थी, मोल्स पर केजी। ये था आपका मोलैलिटी। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। के किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है।
आ जाओ, इसके बाद कर लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। इसका भी सेम फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ डॉट मोलालिटी। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये के एफ क्या है, कांस्टेंट है, इसका क्या नाम है, स्कोपिक, इसका नाम है कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर वही आपका सिंपल वाला नाम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग कांस्टेंट। क्या आएगा, फ्रीजिंग कांस्टेंट। और m क्या है आपकी मोलालिटी, वही सेम चीज है, ठीक है। तो kf को हम क्या बोलते हैं, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से आ सकता है या फिर डायरेक्ट फ्रीजिंग कांस्टेंट के नाम से आ सकता है। kb क्या था, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आ सकता है या फिर एलिवेशन कांस्टेंट आ सकता है। ये दोनों ही कांस्टेंट आपके सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर, सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट चेंज वैल्यू चेंज। जैसे ही आप सॉल्वेंट चेंज करोगे, पानी से बेंजीन कर दोगे, अल्कोहल कर दोगे, तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और ये वैल्यूज गिवन होती है, क्या रहती है, गिवन। आपको दे रखा होगा कि केवी की वैल्यू है 0.512, केएफ की वैल्यू है 0.432, ये वैल्यूज आपको गिवन होती है। मान लो तो भी आपके दिमाग में आएगा, कोई बोलेगा कि नहीं बताओ, अगर नहीं गिवन हो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हो कि मान लीजिए आपको केवी की वैल्यू निकालनी है, करोगे आर टीवी का स्क्वायर अपॉन 1000 ऑफ, क्या है ये, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या किया मैंने, आर आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टीवी क्या है वहां पर, सॉल्वेंट का स्क्वायर 1000, तो 1000 ही होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर वैसे तो देखो 99% वैल्यू आपको गिवन ही रहती है कांस्टेंट की, 1% है कि आपको वैल्यू अगर ना दी गई हो तो फिर ये दिया होगा, क्या दिया होगा, लेटेंट हीट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे, अगर मान लो KF नहीं दिया हो, चलो KF का भी लिख लो, क्यों रो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई, याद गया आपका। आप बोलोगे सेम ही तो है, हाँ तो मैंने कब मना किया, सेम ही तो है। कैसे हैं दोनों, सेम है, बस वहां पर क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो बस हमें क्या याद रखने हैं, ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। लिख लीजिए इन फॉर्मूले को। ओके, इस लेटेंट हीट की, या वेपराइजेशन हो या फ्यूजन हो, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर ग्राम। क्या होती है, जूल पर ग्राम, या कभी कभी आपको ये कैलोरी पर ग्राम के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लेटेंट हीट नहीं दी जाती, अब कैसे निकालोगे, वहां पर डेल्टा एच गिवन होता है, आपको पता होगा डेल्टा एच, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, क्या था, इंथैल्पी। वो क्या दे देगा, इंथैल्पी दे देगा। तो उससे आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से, डेल्टा एच अपॉन मोलर मास। सारा फॉर्मूले का खेल है बस इधर। तो ये लेटेंट हीट कैसे निकालोगे, डेल्टा एच अपॉन मोलर मास। तो अब कुछ भी गिवन हो, अब आप चीजें निकाल लोगे। ये वैसे बोर्ड में नहीं पूछे जाते, ये हमारे एडवांस की चीजें हैं, ठीक है ना। बोर्ड में तो बस वो यहीं तक खेलता रहेगा, इन पांचों में से कुछ भी चीज पूछता रहेगा। मोलैलिटी में ये दो चीजें आ गई, और ये इनमें से सारी चीजें पूछता रहेगा, ठीक है। कर लिया इसको नोट, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। है आपको 8.5 वैल्यू गिवन है आपको बेंजीन की, वो कितना दे रखा है
5 केल्विन kg पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। निकालिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल लेंगे, वैल्यू सारी दी रखी है। अरे भाई देखो जरा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ, यही था फॉर्मूला हमारा, यही था। अब सुनो, डेल्टा टी एफ आपको निकालना है, के एफ गिवन है, हाँ गिवन है, कितना रखा है 5। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने हैं 0.5, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का वेट दे रखा है 1। आगे आंसर, कहाँ दिक्कत थी, कंफ्यूज हो गए कि ये वैल्यू क्यों दे रखी है, आपसे तो पूछा ही नहीं था कि कितना टेम्परेचर एलिवेट हुआ है। क्या बोल रहे हो, क्यों कंफ्यूज हो गए इस वैल्यू को देखकर, तुमसे पूछा था क्या हमने कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हमने नहीं पूछा था ना, हमने तो बस डिफरेंस पूछा है, आ गया, हमने निकलवाया ही नहीं तुमसे वैल्यूज। और हाँ, अगर निकलवाते तो फिर आप कैसे निकालते, अब वो देख लो। डेल्टा टी एफ का मतलब क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एस नॉट, और ये वैल्यू तो अपनी आ ही गई, कितनी 2.5। अब देख लो, बेंजीन क्या है आपका, सॉल्वेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 278.5 माइनस टी एस नॉट इक्वल्स टू 2.5, इसको माइनस करेंगे तो टी एस नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 276 केल्विन। अगर पूछते तो हम निकाल देते कि इतना आया होता सॉल्यूशन का टेम्परेचर, उसने पूछा क्या, नहीं दे रखा है वैल्यू, देने दो, जब पूछा ही नहीं है तो क्यों दिमाग लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। आ जाओ, आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्मूले के आगे आई लगा हुआ है, अगर आपने बुक देखी होगी या अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा या किसी ने पढ़ाया होगा तो देखा होगा बहुत सारे फॉर्मूले के आगे आई लगा है, यही फॉर्मूला उसके आगे आई लगा है, तो सोच रहे होगे मैंने क्यों नहीं लगाया, तो अब वो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। उसको हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, क्या बोलते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर। समझते हैं कि क्या होता है ये, हाँ हाँ मुझे पता है, सुनो अभी हम उसको यूज करेंगे, बस आपकी लास्ट बचेगी फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी, पहले मैं इस फैक्टर को पढ़ाऊंगी ताकि आप ये और क्वेश्चंस कर पाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में वो अलग टॉपिक है ऑस्मोसिस, इसलिए मैं उसको बाद में कराऊंगी। अब सुन, क्या बात कर रहे हैं हम, वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। अभी तक के केस में हम क्या कर रहे थे कि जो आपका सॉल्यूट था उसको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, कि वो तो नॉन वॉलेटाइल है, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वो तो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिपेंड नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि जो सॉल्यूट है, मान लीजिए वो एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए तो क्या चेंजेस आएंगे आपके कैलकुलेशंस में, तो आया था हाँ, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे ही कोई भी एक कंपाउंड या तो एसोसिएट हो जाए या फिर डिसोशिएट हो जाए। तो ये जो एसोसिएशन और डिसोशिएशन पढ़ते हैं हम किसी भी कंपाउंड का, इसको ही बोला जाता है वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, कि जो वैल्यू आपने निकाली है एक तो वो वैल्यू रहेगी और एक वो वैल्यू है जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाली है। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू आई वो थी आपकी 8, ठीक है, और आपने थ्योरेटिकल जो सॉल्व किया उसमें वैल्यू आई 6, तो मानी कौन सी जाएगी
8 वाली, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गलत नहीं होती है, थ्योरेटिकल्स में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर 6 आया है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर अलग क्यों आया है, ठीक है। तो यही जो चेंजेस लाता है ये वेंट ऑफ फैक्टर लाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सम सॉल्यूट associate or dissociate given by which observed colligative property can differ from the theoretical colligative property. From the theoretical colligative property. क्या बोल रहे हैं, कोई भी अगर सॉल्यूट या तो एसोसिएट हो जाए या फिर डिसोशिएट हो जाए, उससे क्या होता है, हमारी जो वैल्यू है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। देखो, बाय विच ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैन डिफर फ्रॉम द थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए NaCl है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, जैसे ही मैं इसको वाटर में मिलाऊंगी इसके आयंस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, मतलब डिसोशिएट हो जाएगा ये Na+ और Cl- में। तो पहले तो मैं इसको क्या काउंट कर रही थी, 1 काउंट कर रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये 1 नहीं है, इसके 2 पार्ट्स हैं। कैसे हैं, 2 पार्ट्स हैं, तो क्या होगा, वैल्यू में तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। मान लीजिए ये था CH3COOH, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी क्या शो कर रहा है कि वैल्यूज में चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, बता रही हूँ मैं, एसोसिएट क्या होता है, डिसोशिएट क्या होता है, सब बता रही हूँ मैं, रुको सब बता रही हूँ, सुनो पहले ध्यान से। देखो, आयोनाइज्ड का मतलब होता है, आपने सॉल्ट का केस देखा होगा, हम बोलते हैं कि सॉल्ट को जैसे हम पानी में मिलाते हैं उसके आयंस अलग अलग हो जाते हैं। NaCl है, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो उसको बोला जाता है आयोनाइज्ड या आयोनाइजेशन, ठीक है। मतलब कि जो उसके अंदर के आयंस हैं वो अलग हो जाए। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर के या किसी भी कंपाउंड के, किसी भी सॉल्ट के अगर आयंस अलग हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है आयोनाइज्ड होना, ठीक है। अब ये क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। कोई भी एक चीज 2 पार्ट में ब्रेक हो रही है, मतलब कि क्या होगा, डिसोशिएट होगा। क्या होगा, डिसोशिएट। हम पढ़ते हैं ना डिकम्पोजिशन, 1 से 2 में, 2, 3 किसी भी पार्ट में कन्वर्ट हो जाना, सेम चीज है। 1 से अगर 2 में डिवाइड हो रहा है मतलब क्या होगा, डिसोशिएट होगा। तो मिलकर एक बनाएंगे मतलब एसोसिएट होगा। एसोसिएट मतलब मिलना, ठीक है। डिसोशिएट मतलब ब्रेक डाउन होना। क्लियर है। अब जरा एक बात देखो, मान लीजिए आपके पास यही है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमें पता है एक वीक एसिड है। कैसा है, एक वीक एसिड है, और ये बात हमने अच्छे से इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर देखी थी कि जो एसिटिक एसिड होता है उसके आयंस अच्छे से डिसोशिएट नहीं होते, कुछ हद तक ही डिसोशिएट होते, ठीक है। मतलब कि पूरे के पूरे कंप्लीट आयन हमें नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। अब जरा देखो, मैं अगर इसको पानी में मिला दूं, एसिडिक एसिड को मैं अगर वाटर में मिलाऊं तो ये क्या होगा, ये डिसोशिएट होना शुरू होगा, मतलब इसके जो आयंस हैं वो अलग होना शुरू कर देंगे। CH3CO अलग होगा और H अलग होना शुरू कर देगा। वहीं मैं इसको अगर बेंजीन में मिला दूं, क्या कर दूं, बेंजीन में मिला दूं, तो ये क्या होगा पता है, ये डाइमराइज हो जाएगा, मतलब कि ये जुड़ जाएगा, कमाल दिखा देगा, यहाँ पर ये एसोसिएट हो जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, यहाँ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हैं। डिसोशिएट के केस में एसिटिक एसिड का अगर मैं लूं तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज कैसी हो रही है, कम हो रही है, और एसोसिएट के केस में बढ़ रही है। चलो
अब मैं इसको एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि डिसोसिएशन में क्या होता है और एसोसिएशन में क्या होता है। ठीक है, इतनी बात अभी समझ में आई कि ये है क्या वेंट ऑफ फैक्टर, क्या बता रहा है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन दो केस ये बताएगा कि सॉल्यूट पार्टिकल अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो क्या होगा, डिसोसिएट हो रहे हैं तो क्या होगा। ये दोनों वैल्यूज अभी हमें देखनी है। तो अब हम एक एक कर केस इनके समझेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके। केस फर्स्ट ले रही हूं मैं, डिसोसिएशन। क्या ले रही हूँ, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा कि जो आई की वैल्यू है, आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, आई की जो वैल्यू है वो 1 से कैसी होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि कोई भी चीज अगर टूट रहा है तो वो एक तो पहले ही था, एक से ज्यादा में ही टूटेगा, तो वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा एक से ज्यादा आएगी। ठीक है, आ जाओ। अगर इसके अंदर मैं एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स लेती हूँ, जितने भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स होते हैं दे आर द गुड इलेक्ट्रोलाइट, दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे, उनके जो आयंस है वो कंप्लीटली अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मैंने अगर HCl लिया है तो H प्लस पूरी तरीके से अलग हो जाएगा और ये जो Cl माइनस है वो पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। इतनी बात ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं NaCl ले लूं यहाँ पर तो भी क्या होगा, पूरे तरीके से ये अलग हो जाएंगे। तो एक लाइन बोली जाती है, क्या बोला जाता है, सॉल्ट्स आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब भी आपको सॉल्ट दिया गया हो, क्या दिया गया हो, सॉल्ट, वो क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारे पास A पार्टिकल्स थे और A पार्टिकल्स से हमारे B पार्टिकल्स बन रहे हैं। क्योंकि कैसा केस है, डिसोसिएशन का केस है, मतलब कि एक से टूटकर काफी सारे बन रहे होंगे, इसीलिए मैंने B के आगे क्या लिखा है, N लिखा है। इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है ना। अब जरा हम मोल्स की बात कर लेते हैं, जरा इक्विलिब्रियम चैप्टर के जैसे हम थोड़ा देखते हैं। मैं अगर बात करूं कि इनिशियली में मेरे पास जो A के मोल्स थे, मान लीजिए थे A, ठीक है, स्टार्टिंग में तो मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा, इसका मतलब वहां मोल्स कैसे होंगे, 0 होंगे एट टाइम t। ये मोल्स की बात हो रही है एट टाइम t। एक टाइम t के बाद मुझे बताओ कितने मोल्स होंगे, A में से A अल्फा चला गया होगा। अल्फा क्या था मत पूछना, हमने इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। डिसोशिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा हो, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो पहले कितने पार्टिकल्स थे, ए में से कुछ चला गया तो उसको मैंने नाम दिया A अल्फा। तो अच्छा बताओ मुझे कि B के क्या बनेंगे, यहां क्या बन जाएंगे, Na अल्फा। हाँ क्या बन जाएगा, Na अल्फा। A अल्फा ही तो गया था और A अल्फा के कितने पार्टिकल्स गए थे, N पार्टिकल। I की वैल्यू निकालते हैं, I वैल्यू बोलता है टोटल मोल्स, कितना, टोटल्स, ये जो टाइम t पे हमने टोटल लिया है, टोटल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल। क्या बोल रहा है, इनिशियल मोल। टोटल मोल कितने थे, A माइनस A अल्फा प्लस N A अल्फा, और स्टार्टिंग में कितना था मेरे पास A। ठीक है, अच्छा कुछ कॉमन दिख रहा है इनमें से, हाँ मुझे A कॉमन दिख रहा है, मैं A निकाल लेती हूँ। A 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा अपॉन, दिख रही है, A से A कैंसिल कर दूं मैं, इतना आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। ये जो मैंने बताया इनको
किसी को याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, ये फॉर्मूला, ये सब सारी चीज़ें आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई थी। यूज़ क्या करना है, ये फॉर्मूला। कैसे यूज़ करोगे, जैसे ही कोई डिसोसिएशन का केस होगा, किसका केस होगा, डिसोसिएशन का, मतलब कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वहां पर अगर आपको दिखाई देता है, केस किसका है, डिसोसिएशन का, मतलब क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, एन मतलब नंबर्स, यहाँ पर एक कितने पार्ट में हट रहा है। ठीक है, इतनी बार ठीक है। स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है तो वहां पर जो अल्फा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब जरा निकाल लें, मान लीजिए आपको NaCl के लिए निकालना है आई का वैल्यू, तो देखो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू भी कितनी रहेगी, इसको और शॉर्ट में लिख लो। ठीक है, चलो अब इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, ये क्या है, 1 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, NaCl को मैं ब्रेक करूंगी तो कितने पार्ट में ब्रेक होगा, 2 पार्ट में, यानी कि 2 माइनस 1, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसका मतलब NaCl के लिए वेंटो फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। इसी तरीके से अगर मैं HCl के लिए निकालूं तो भी कितना होगा, 2 ही रहेगा। मान लीजिए मैं आपको मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए निकालने के लिए बोलूं, जरा निकालिए कितना आएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो निकालिए जरा इसी फॉर्मूले से। क्यों होगा 2, अरे भाई मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम 2 प्लस और 2Cl माइनस, एक मैग्नीशियम के हैं और 2 क्लोरीन के हैं, मतलब कि 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर जो N की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। I की वैल्यू बताओ कितनी आएगी इसके लिए, I की वैल्यू भी कितनी आएगी, 3 ही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसोसिएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब चलो बात कर लेते हैं एसोसिएशन की। अच्छा, एक और तरीका बता देती हूँ मैं तुम्हें सॉल्व करने का। देखो, जब भी स्ट्रॉन्ग का केस हो, जैसे मान लीजिए KCl है, मुझे पता है ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मतलब इसकी आई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ये बहुत बढ़िया तरीका है सॉल्व करने का। मैंने क्या बोला था, मैग्नीशियम क्लोराइड कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 में होगा, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, मतलब कि आई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यूज उसकी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए K2SO4, बताओ कितना आएगा आंसर, बताओ जल्दी से। K2SO4 इसको डिवाइड करके लिखो, कितना आएगा आई का, हाँ K2SO4 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 पोटेशियम के आयन्स हैं और एक सल्फेट का आयन है। ठीक है, इसमें बताओ कितना आएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, ऐड करना है। अरे चार्ज नहीं देखना है बेटा। देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो क्या लिखूंगी, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 सल्फेट, मतलब कि आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो याद रहेगा, जब भी किसी सॉल्ट का केस होगा वहां पर आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हो। ठीक है, ये है आपका बढ़िया रामबाण तरीका कि आपको बिल्कुल विद इन अ सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कोई सॉल्ट नहीं है, नॉर्मल केस है, जैसे मान लियो यूरिया दे रखा है,
ग्लूकोज दे रखा है, ये कैसे हैं? ये डिसोशिएट नहीं होते हैं, ये डिसोशिएट नहीं होते हैं, तो इनके केस में हम I की वैल्यू 1 मान लेते हैं। ठीक है, जो डिसोशिएट नहीं होगा उसकी हम वैल्यू क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इतनी बात ठीक है? 0 नहीं होता बेटा, कुछ तो रहेगा ना वहाँ, 0 नहीं आएगा। सेकंड केस की बात कर लेते हैं, एसोसिएशन के केस की। एसोसिएशन का मतलब मैंने क्या बताया? जोड़ना। मतलब कि मैं Na पार्टिकल्स लूंगी और उससे कुछ B पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करूंगी। मुझे यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे ना, दो को जोड़ूंगी तभी तो एक पार्टिकल मेरा बनेगा। तो 2 को जोड़ा और मैंने एक बना दिया। पार्टिकल्स पहले कैसे होंगे? A, और इनिशियली यहाँ पर क्या होंगे? 0 होंगे। एट टाइम t के बाद क्या होगा? A में से A अल्फा पार्टिकल चला जाएगा। अब B के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने बचेंगे? B के पार्टिकल्स बचेंगे A अल्फा अपॉन में n। क्या बचेगा? A अल्फा अपॉन n। कैसे आया? n में अगर 1 पार्टिकल है, यहाँ n है, n के फॉर्म में कितने बचेंगे? A अल्फा बाई n। तो यहाँ से ये निकल कर आ गया। सेम वही वैल्यू करनी है हमें, I की वैल्यू को निकालना है। तो A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा अपॉन n अपॉन A, वही सेम चीज है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? I इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके अंदर क्या था? 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस अल्फा। आप उसको सॉल्व करोगे आपको यही वैल्यू मिलेगी। मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड डाइमराइज्ड। एसिटिक एसिड क्या कर रहा है? डाइमराइज्ड कर रहा है। किसके अंदर? इन बेंजीन के अंदर। आपका कोई क्वेश्चन है उसमें ऐसे लिखा हुआ है एसिटिक एसिड डाइमराइज्ड इन बेंजीन। ठीक है, आपको अल्फा वैल्यू गिवन है 0.4, आपको I की वैल्यू निकालनी है। इस डाइमराइज्ड का मतलब क्या है कि इसके 2 पार्टिकल्स ले रखे हैं, मतलब कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 2 है। वो लिख दिया जाए ट्राइमराइज्ड, मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी? 3। टेट्रामराइज्ड, इस तरीके से वो क्या बोल रहा है? नंबर्स बता रहा है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके जल्दी से मुझे बताओ I की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, निकालिए। हाँ, अल्फा आपको 0.4 गिवन है। I की वैल्यू निकालिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, कितना आएगा? 0.8। इसका मतलब क्या होगा? जो एसोसिएशन का केस है उसमें जो I की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कैसी आएगी? कम आएगी, क्योंकि 2 पार्टिकल मिलकर हम एक बना रहे हैं, तो 1 से कैसी आएगी? हमेशा कम आएगी। और डिसोसिएशन के केस में 1 से ज्यादा आ जाएगी। मान लो किसी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में I की वैल्यू ज्यादा है, अब ठीक है? हाँ, I की वैल्यू 1 से कैसी रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जाए I की वैल्यू मान लो गिवन है 0.6, 1.4, 3.2, इस तरीके से दे रखा है 5.6, पूछ लिया जाए ये किसका केस है? एसोसिएशन का केस है या डिसोसिएशन का केस है? ठीक है, और वहां पर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल भी दे रखा हो, मान लो एसिटिक एसिड ही दे रखा हो। ठीक है, तो आंसर फिर क्या आ जाएगा आपका? 0.6। और कैसा केस होगा? एसोसिएशन का, क्योंकि 1 से वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? कम आएगी। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, कोई अच्छा फ्रेम एग्जांपल नहीं था, जस्ट नॉर्मल समझाने के लिए आपको बताया है कि हमेशा एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से कम रहेगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले आपके ये वाले सॉल्ट्स हैं, और ये यूरिया और ग्लूकोज। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में हम उनके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी मुझे पता है कि आपको पूरा नहीं आया होगा क्योंकि मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल तो करवाया ही नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इससे मिलकर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को निकालेंगे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या, एबनॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास। आपको वैल्यूज गिवन दिखाई देंगी कि एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ बेंजीन इज 62, इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो ये वैल्यूज इसी के लिए होता है, ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है हर चीज में। इसी तरीके से क्या लिख के आ जाएगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये वैल्यूज को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो देखो अभी पहले वैल्यूज क्या आ रही थी और अभी वैल्यू क्या आ रही है। मैं केसीएल को देखकर क्या बता रही थी, 1, लेकिन एक्चुअल में वो कितना है, 2 है। इन सबको मैंने 1 बताया था, लेकिन इन सबकी वैल्यूज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। इसीलिए इस बेंटो फैक्टर को पढ़ना जरूरी है। तो कल की क्लास में हम इसके आगे करेंगे। जब तक इसको तुम रिवाइज करना, इसको पढ़ना और इनके फॉर्मूले भी याद रखना, क्योंकि कई बार आपको फॉर्मूले से ही निकालना पड़ जाता है। अगर नहीं दिया हो तो फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। सॉल्व के केस में आप आंखें बंद करके ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, इसमें आप डायरेक्ट आंसर इसको निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ फिर।